सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से। इसमें आज हम फिर से एक बार भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखा व उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास भी किया। आज के इस कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली बार हमने उद्देशिका को समझा था और उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें पूरा सार है कि संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, वो पूरा सार हमें उद्देशिका में देखने को मिलता है। आज उद्देशिका से निकाल के उन्हीं मूल्यों के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जिसमें सबसे पहले है संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, फिर तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये शब्द आप छठी क्लास से सुनते आ रहे हैं। शक्तियों का बंटवारा भी है, हालांकि 8वीं क्लास में भी हमने इसे समझा है। मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता, यानी ये भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाती हैं। अब आखिर इन विशेषताओं का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है संघवाद। शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तर पर बटा होता है, यानी कि जो शासन होता है वो 2 स्तरों पर बटा हुआ होता है या 2 से ज़्यादा स्तरों पर बटा होता है, तो हम ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। साथ में यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि पता लगाइए कि क्या भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए, हम बताते हैं कि भारत में संघवाद है। कैसे है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में शासन तीन स्तरों पर बटा हुआ है। ये कौन कौन से स्तर हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो शहरों में नगर निगम कहलाती है और गांवों में ग्राम पंचायत कहलाती है, स्थानीय सरकार। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत में संघवाद है, क्योंकि ये 3 स्तरों पर यहाँ पर शासन कार्य करता है। फिर अगला है संसदीय शासन प्रणाली। ये अन्य विशेषता है कि शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ संसद को प्रमुखता प्राप्त हो, यानी संसद सर्वोच्च हो। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, वह सांसद अपने प्रमुख, चाहे वो राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, उनका चुनाव करते हैं। इस प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं कि जहां पर जनता अपनी पसंद से अपने नेताओं का चुनाव करती हो और फिर वो नेता अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो फिर साथ में एक स्थिति पता लगाइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। बिल्कुल है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए कैसे हम तर्क देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में लोग अपनी इच्छा से वोट देकर नेताओं को चुनते हैं। चुनाव आते हैं ना, जब ये नेता फिर अपने
प्रमुख को, जो भी हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, उनको चुनते हैं। और भारत में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये नेता मिलकर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं ना। तो बिल्कुल भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। फिर है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये शब्द मैंने कहा आप छठी क्लास से सुनते आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के बाद सभी नागरिकों को मत यानी वोट देने का और अपने शासक का चुनाव करने की आज़ादी हो। इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी सार्वभौमिक मतलब सबको, वयस्क का मतलब एक एज पार करने के बाद मत अधिकार यानी वोट देने का अधिकार। तो पता लगाइए कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आप लिखेंगे है। यदि हाँ तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूं कि भारत में सार्वभौमिक, राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं, आप इतनी भी गंदी नहीं है कि आप ना समझ पाए। वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? किसको पता है? 18 वर्ष है। यानी जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर का होता है तो उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है ना? ऐसी ही बात। इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर अगला है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया जाता है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके। यानी शक्तियों का बंटवारा, आप जानते हैं कि शक्तियों का मतलब शक्ति किसी एक के पास, पावर किसी एक के पास ना हो, उसका बंटवारा कर दिया जाए, जिससे जो केंद्र है उसमें और जो दूसरे लोग हैं उनमें टकराव को रोका जा सके। पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है? बिल्कुल किया गया है। आप इसको लिखेंगे, आप इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं हाँ। यदि हाँ तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो इसको आपने लिखना है कि भारत में संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर अगला है मौलिक अधिकार, जो कि बहुत जरूरी हैं। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार हर नागरिक को उसके जन्म से मिल जाते हैं। पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ये मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो आपने तो ये पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो हमारे ये 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, याद आया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को चुनना अपनी मर्जी से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, शैक्षिक ऐसे लिखेंगे, शैक्षिक अधिकार, और आखिरी में संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इस अधिकार से हम जो अगर 5 अधिकार का हनन हो रहा हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें ये अधिकार है। इस तरीके से ये 6 अधिकार हैं। फिर अगला जो है यानी आखिरी जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्षता। शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य का मतलब यहाँ देश है, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता और उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है? अपने उत्तर में पक्ष दीजिए। बिल्कुल किया जाता है। आप इसका उत्तर भी लिखेंगे हाँ। और कैसे किया जाता है? कि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनिए और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।